सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे मेरे भाई आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू आपसे पूछे गए हैं इंग्लिश के, वो पूरा का पूरा मैं आपको एक जगह भैया करवा देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ कि वो एक एक करके 60 क्वेश्चन 61 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। आप 61 क्वेश्चन के लिए भैया 6 क्लासें क्यों डाल रहे हैं? आप 10 क्वेश्चन का एक क्लास क्यों बना रहे हैं? तो हम लोग सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, रिलेटेड चीज़ें भी इससे जो हो सकती हैं बताने वाली वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम पास है। तो चलो जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच वन इज नॉट इन अ सिंपल विजुअल एड। कौन सा सिंपल विजुअल एड नहीं? अब देखो विजुअल मतलब क्या होता है? विजुअल एक ऐसे एड होते हैं जिनमें हमें सारी चीज़ें सिर्फ दिखाई पड़ती हैं। ऑडिबल जो होते हैं उनमें सुनाई पड़ती हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ब्लैक बोर्ड तो एक विजुअल होता है, चाक बोर्ड भी एक विजुअल है, बुक भी एक सामने लिखा है, चित्र वित्र बना दिखेगा। लेकिन रेडियो जो है वो एक तरीके से कौन सा होता है? आप बोलोगे ये एक ऑडियो एड होता है। तो ये मेरे भाई एक ऑडियो एड होता है, ऑडियो एड्स होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए टेलीविज़न कैसा होता है, बताना जरा। टेलीविज़न आप बोलोगे भैया टेलीविज़न जो है उसमें दिखाई भी पड़ता है, सुनाई भी पड़ता है, इसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, दोनों तरीके का होता है। आगे भैया बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन बोल रहा है कि हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है? बाइलिंगुअल मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेरे भाई डायरेक्ट मेथड और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। यानी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, और हम बात करें अगर अपने डायरेक्ट मेथड की तो उनका कॉम्बिनेशन, उनके बीच का रास्ता जो है वो कौन है? बाइलिंगुअल मेथड है। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, आप याद कर सकते हो। अब देखो बाइलिंगुअल मेथड जो है उनको इन्वेंट करने वाले कौन है? प्रोफेसर सीजे डॉटसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा भैया। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपसे इसमें और कुछ पूछा जाए कि डॉक्टर माइकल वेस्ट के बारे में आप बताओ, तो देखो जो वेस्ट मेथड है वो डॉक्टर माइकल वेस्ट का है, इसे न्यू मेथड भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखना। आगे आपसे अगर पूछा जाए कि प्रोफेसर एनसॉफ कौन है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, इनको बोलते हैं फादर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ठीक है, इतनी बातें आपको मैंने बता दी, आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा, पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गेम क्लास की अगर हम बात करते हैं तो शुड बी इन डिवाइडेड इन। देखो जब हम कोई क्वेश्चन गेम खेलते हैं तो क्लास को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो एक ये पार्ट होता है, एक ये पार्ट होता है, बीच से ऐसे हम यहाँ पे खड़े होकर क्वेश्चन पूछेंगे। जो ज़्यादा आंसर देता है मेरे भाई उसको हम बोल देते हैं कि दिस इज़ अ विनर टीम, और जो भैया आंसर नहीं सही दे पाता है वो एक लूजर टीम होती है। तो आपको एक बात पता चल गई कि क्लास को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जब हमें क्वेश्चन गेम खेलते हैं क्लास में। ठीक है, कि भैया बताना हम जो पूछ रहे हैं, लड़के अलग लड़कियां अलग, ऐसा भी हो सकता है, या फिर लड़के लड़कियों का कुछ एक ग्रुप भी हो सकता है, दो पार्ट्स में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पूछ रहा है विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ गेम्स। कौन सा एक गेम का टाइप नहीं है? ओरल गेम्स होते हैं, राइटिंग लैंग्वेज गेम्स होते हैं, सिंगिंग गेम्स नहीं होता भैया, सिंगिंग गेम्स नहीं होता, गा के हम लोग नहीं गेम खेल रहे होते हैं। नेक्स्ट वन मेरे भाई अगर हम बात करते हैं, लिखा है कि टू लर्न द इंग्लिश इन ए। इंग्लिश को लर्न करना चाहिए कैसे? जर्नल वे में, प्रॉपर वे में, कॉमन वे में, या सब्स्टिट्यूशन वे में? आप बोलोगे भैया प्रॉपर वे से हमें इंग्लिश को लर्न करना चाहिए। नेक्स्ट वन जल्दी से आ जाइएगा। आपसे पूछा जा रहा था अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर एज। जो इंग्लिश टीचिंग के अप्रोच हैं वो कौन सी हैं इसमें? द स्ट्रक्चरल होती है क्या? जल्दी से बताइएगा। द सिचुएशन होती है, द कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है। बोलोगे भैया ये तो हमने सुना है कि तीनों होती हैं, इसलिए ये तीनों हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ देम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें चीज़ें पता है ना कि सिचुएशनल वाली भी मैंने आपको दो तरीके से समझाई, एक तो रियल मेरे भाई होती है और एक आर्टिफिशियल होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर मेरा भाई क्या होता है? स्ट्रक्चर जिसमें हम वर्ड्स बाई द डिनोट द सेंटेंस बाई वर्ड्स, विच ऐसा बोल सकते हो कि इन विच सेंटेंस विच डिनोट द वर्ड बाई सिंटेक्स। ऐसे जैसे सिंटेक्स आपने देखा ही होगा, ये वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप वाले नहीं सिंटेक्स होते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच ही होती है मेरे भैया। ठीक है, आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है। कम्युनिकेटिव में दो लोग बातचीत करते हैं, उस तरीके के अप्रोच है। इसके द्वारा क्या होता है? सहभागिता का, ये सब मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। अब मैं क्या करूँगा, ग्रामर की क्लास पूरी एक साथ डाल दूंगा, उसे भी देख लेना। यहाँ बोला गया कि लैंग्वेज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन ऑफ। लैंग्वेज जो होती है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन कौन सा होता है? जल्दी से मेरे भाई बता देना। आप बोलोगे भैया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो कम्युनिकेशन है ये सबसे बेस्ट होता है। कम्युनिकेशन करना लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मीन होता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूछा गया है कि व्हाट इज द काइंड्स ऑफ एड। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा काइंड एड का है। यहाँ पे ऑडियो एड भी होते हैं, विजुअल भी होते हैं, ऑडियो विजुअल भी होते हैं, सारे टाइप के होते हैं भैया। ठीक है, मैंने इनके बारे में आपको पहले बताया, जिन्हें केवल सुना जाएगा, जिन्हें केवल देखा जाएगा, और जिन्हें सुना और देखा दोनों जाएगा। आगे भैया अगर बात करो,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पूछ रहा है कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द, कास्ट में बोली जाती है, कंट्री में बोली जाती है, कम्युनिटी में बोली जाती है, नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे के पूरे संसार में बोली जाती है। ये क्वेश्चन जिस शिफ्ट में आया भाई, सबसे सिंपल क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही फंसा था जो सबने कर लिया होगा। चलो आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है कि हु इज राइट इफ यूज न प्रॉपर वे एट द राइट टाइम, क्वेश्चन लीड्स टू द न्यू, ये क्या लिखा है, रियल, यहाँ पे कुछ और होगा, ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो बोलोगे भैया ये बात किसने बोली है, तो आप बोलोगे ये किसने बोला है, किसने बोला है भैया, प्रोफेसर एंसॉफ, ये तो नहीं है क्योंकि फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है महात्मा गांधी, इनको तो रखो मत मेरे भाई। जेडे डॉर्सन बाइलिंगुअल लैंग्वेज के लिए थे, तो ये मेरे भाई बच्चे कौन, डॉक्टर जेसी अग्रवाल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखना। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, पूछ रहा विच वन इज नॉट द एनिमल, इनमें से एक एनिमल कौन सा नहीं हमें दिख रहा, देखो ये नाइट एंगल माने बुलबुल, ये तो एक चिड़िया होती है ना, तो दिस इज अ बर्ड। आगे भैया देख लेते हैं। आगे आपसे बोला गया है कि व्हाट विल यू कॉल द आवर सिस्टर्स सन, आप अपने सिस्टर के सन को क्या बोलेंगे, मेरे भाई नेफ्यू बोला जाता है, क्या बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं, ये आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे भैया बात करने जरा, आगे आप बोल रहे हो कि पूछा गया आपसे क्वेश्चन व्हाट आर द बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का बेस क्या है, क्या मेरे भाई लैटिन है, क्या ग्रीक है, तो लैटिन ग्रीक तो दोनों है, तो संस्कृत अब एक तो ऐसा तो है ना, दो ही लगा देंगे, तो ऑल ऑफ देम इसका कर देना, ठीक है। आगे जरा बात करते हैं, पूछा गया है कि व्हाट इज द साउंड ऑफ लीव्स, लीव्स का साउंड क्या होता है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जैसे जो पत्तियां होती हैं ना, पत्तियां किस तरीके से साउंड करती हैं, तो एक बात बताओ जरा, पत्तियों का साउंड कैसा होता है, आप बोलोगे पत्तियों का साउंड होता है, हिंदी में उसे बोलोगे सरसराहट, क्या बोलोगे, सरसराहट। सरसराहट मेरे भाई किसको बोलेंगे, बोलोगे रसलिंग को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रसलिंग को बोलेंगे। आगे अगर हम बात करें भैया जरा बताओ पैटरिंग क्या होता है, पैटरिंग आप बोलोगे पैटरिंग होती है पैरों की आवाज, पैरों की आवाज। आगे बोला जाए, देखो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, श्रीक नहीं होता है, ये होता है श्रीक, ठीक है। श्रीक माने क्या होता है मेरे भाई, आप बोलोगे श्रीक मतलब होता है चिल्लाना या चीख, चीख या चिल्लाना या चीखना, इसको बोलते हैं श्रीक। और भैया कुछ बचा, रोर, रोर माने आपको पता है होती है दहाड़, क्या होती है भैया, दहाड़ना, यानी जो शेर की आवाज़ होती है, यानी आप बोलोगे साउंड ऑफ लॉयन, ठीक है, वो ये होता है। साउंड ऑफ फीट्स क्या है, फुट्स क्या होंगे मेरे भाई, बोलोगे वो होता है पैटरिंग, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रसलिंग, क्योंकि इसका मतलब होता है सरसराहट, तो पत्तियाँ जो होती हैं वो सरसराती हैं ना, तो साउंड ऑफ रसलिंग हो जाएगा। आगे बात करते हैं, पूछ रहे हैं कि सिलेबल इज सराउंडेड बाई, सिलेबल क्या होते हैं, अक्षर, तो सिलेबल अक्षर किसके द्वारा घिरे हुए होते हैं, आप बोलोगे वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट, 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 हर जगह क्या होता है, कॉन्सोनेंट मेरे भाई, तो आंसर हो जाएगा सी। आगे हम बात करते हैं, पूछा जा रहा व्हाट इज द साउंड ऑफ सी, सी का साउंड क्या होता है, सी का साउंड मेरे भाई क्या होता है, जल्दी से एक बार बता देंगे, जल्दी से बताइए भाई, सी का साउंड क्या होता है। देखो चैटर माने क्या होता है, पहले तो ये बताओ, चैटर माने मेरे भाई क्या होता है, चैटर माने ऐसे बोलते हैं कि चैटरिंग लाइक बकवास, ठीक है, बकवास या गपशपबाजी, ये सारी इसमें आ जाएगी। रोर मतलब होता है दहाड़ना, दहाड़ना। श्रिंक, देखो फिर से ये गलत लिखा है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये लिखा है श्रिकिंग, श्रिकिंग का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना, ठीक है, चीखना। क्रैक मतलब क्या होता है, किसी चीज में दरार पड़ना या टूटने की आवाज, दरार या टूटना। तो भैया इसमें तो इसका आंसर कोई भी नहीं मुझे लग रहा है, सी, मतलब सी मतलब समुद्र हो गया ना यार, समुद्र का साउंड इनमें से तुम्हें लग रहा है क्या कुछ होगा, इनमें से कोई साउंड मुझे लग ही नहीं रहा कि आंसर इसमें एक भी सही होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ऑप्शन इसके सही है क्या, टाइपिंग में मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक सेकंड रुकिएगा भैया, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्वेश्चन यही है, हाँ देख लो ना, मैं फिर भैया कुछ गलत बता दूं तो और दिक्कत है फिर उसमें, तो इससे बेटर क्या है कि गलत ना बताया जाए, ठीक है। आपके देखिए इसमें जो ऊपर से आंसर सही माना गया है वो माना गया है रोर, यानी इनके हिसाब से जो सी है वो दहाड़ता है, ठीक है, तो जो इन्हें मान लिया वही हम भी कर देंगे, काम खत्म है, ठीक है, ठीक, परेशान मत हुई, बिल्कुल सही चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, मैं आपको बाकी देखो मैंने आपको इसमें मीनिंग बता दी है सारी, अब आप अपने हिसाब समझो, देखो बकवास तो हो नहीं सकता, चीखना क्या चीखता है सी, नहीं चीखता है ना, यहाँ पे आप साउंड ऑफ चाहो तो सी की जगह साउंड ऑफ लॉयन भी कर सकते हो, ताकि अगर यही है तो दोनों के लिए याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, पूछ रहा है विच सेंटेंस इज नॉट अ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस वो नहीं होगा जिसमें नॉट नहीं लगा होगा, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है मेरे भाई, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये किस टाइप का है बोलोगे भैया, ये एक अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस है, दिस इज अ अफर्मेटिव,
आगे भैया बात जरा सी बढ़ के करते हैं। आगे पूछ रहा है विच इज़ नॉट अ इम्परेटिव सेंटेंस। आप तभी कर पाओगे जब व्हेन यू नो अबाउट द व्हाट इज अ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है मेरे भाई? बोलोगे इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हमको या तो आज्ञा वाली बातें की जाए, या तो हमें ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, ऑर्डर वगैरह दिए जाते हैं, या हमको किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं निर्देशन, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, या फिर हमें कोई एडवाइस दी जाती है भैया, कोई सलाह दे, कोई हमसे अनुरोध करे, रिक्वेस्ट वगैरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो की जाती हैं ये किस में की जाती हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में। देखो किसी ने हमसे बोला प्लीज़, अरे यार कोई हमसे बोला भाई प्लीज़, मतलब क्या कर रहा है? एक तरीके से अनुरोध ना, रिक्वेस्ट वाली चीज़ें, तो ये तो कर रहा है, इम्परेटिव है ये। बोला है कि गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल जाओ, ये क्या बोला भैया? ऑर्डर दिया, ये तो ऑर्डर है, तो फिर ये भी होगा। भैया बोला यू शुड, मतलब चाहिए, सलाह दे रहा है, सलाह भी हो गया भैया। लेकिन यहाँ लिखा है आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, ना तो ये आज्ञा है, ना ऑर्डर है, ना सलाह है, ना अनुरोध है। तो ये मेरे भाई एक इम्परेटिव सेंटेंस है जो इम्परेटिव नहीं है, ठीक है। ये कैसा है? ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सॉरी, कैसा है भैया? ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और मेरे भाई अफर्मेटिव असर्टिव, बाकी सारे कैसे हैं? इम्परेटिव हैं, याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है अपनी बात को। इसको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्लूरल, इनमें से कौन सा प्लूरल नहीं है? टूथ का टीथ होता है, फुट का फीट होता है, माउस नहीं है मेरे भाई, माउस का होता है प्लूरल माइस, ठीक है, ये नहीं था। और बाकी फिंगर का फिंगर्स होता है, बाकी सारे। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, क्या होता है? अब बोलोगे भैया प्लूरल का मतलब है बहुवचन, और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। बाकी सबको ये चीज़ें वैसे पता है, लेकिन फिर भी मैं जो हो सकता है मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दूंगा। पूछा जा रहा है व्हाट इज सेमी कॉलन, सेमी कॉलन कौन सा है? आप बोलोगे भैया सेमी कॉलन है ये वाला, तो भैया ये वाला क्या है? ये वाला कॉलन है, ठीक है। ये भैया क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी पॉइंट है, एक्सला सी है यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन पॉइंट बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन पॉइंट ना, एक्सला, एक सेकेंड रुकिएगा, सिस्टम जो है थोड़ा सा बिगड़ गया था इसका, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ठीक है। आगे अगर बात करें भैया ये जरा बताओ ये वाला मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? आप बोलोगे ये तो एक कोटेशन होता है, QUOTATION, ये होता है कोटेशन मार्क, ठीक है, ठीक है भैया। तो कौन सा सेमी कॉलन है? फर्स्ट वाला, जो ऐसे होता, पहले तो एक डॉट होता है और नीचे वाला ये कॉमा होता है, ठीक है, ये होता है एक सेमी कॉलन। आगे भैया अगर हम बात करते हैं व्हाट इज अ हाइफन, इनमें से हाइफन कौन सा है? ध्यान से सुनना, हाइफन ये लगा हुआ है, ये क्या है? हाइफन है मेरे भाई, एक सिंपल सा डैश लगा होता है, जैसे 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ के बीच में एक छोटा सा लगा दो, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई? बाकी भैया इसमें बता दें, ये वाला देखो कौन सा है? एक्सक्लेमेशन पॉइंट, मैंने बता दिया आपको पहले। ये क्या है कि ये तो एक कॉमा है भैया, सिंपल सी बात है, दिस इज अ कॉमा। भैया ये क्या हो गया? ये कॉलन हो गया, ठीक है ना, ये कॉलन हो गया। अच्छा जरा बताना मेरे भाई कि ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है? जितने लोगों को ब्रैकेट पता है ना, जरा बताओ इनके नाम, तब तुम्हें देखें कितना तुम्हें पता है। भैया अच्छा बताओ ये क्या होता है? ये एक अपोस्ट्रॉफी, एस अपोस्ट्रॉफी होता है, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा बताना भैया ये वाला नहीं होता, जब कोई चीज़ भूल जाते हैं तो उसमें लगाते हैं हंस पद, हंस करके नहीं होता है, इसको लगाते हैं जब त्रुटि, या त्रुटि साइन बोलते हैं इसे, इसको देखो इंग्लिश में क्या बोलेंगे ये बताना। एक भैया ये होता है कि लगभग अप्रॉक्स इक्वल होना किसी के, ये वाला पता है ना। एक भैया ये होता है स्लैश, और एक ये स्लैश होता है। जरा इनके नाम बता दो जल्दी जल्दी, अब कोई भी तुमसे पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम मैंने आपको सारे ही बता दिए, चलो जल्दी से बता दो एक बार। आप बोलोगे भैया अगर बात करोगे तुम इस वाले को, तो इसको मेरे भाई बोला जाता है पैरेंथेसिस, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस। बोलोगे भैया ये जो बड़ा वाला है इसी को हम केवल ब्रैकेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसे हम केवल ब्रैकेट्स बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं? ब्रैकेट्स। बताओ अब जरा बताओ ये जो बीच वाला ब्रैकेट है इसे हम बोलते हैं ब्रेसेस, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्रेसेस। अगर हम बात करें इसकी तो इसे बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी, क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रॉफी। अगर हम बात करें इसकी मेरे भाई जो कुछ भूल जाओ फिर लिखने के लिए, इसको बोला जाता है इंग्लिश में मेरे भाई कैरेट, ठीक है, CARET। अगर हम बात करें इसको जो लगभग इक्वल बोलते हैं इसे हम बोलते हैं भैया टिल्ड, ठीक है। अब देखो जो इधर साइड वाला होता है इसको बोला जाता है बैक स्लैश, बैक स्लैश, और जो इधर साइड वाला होता है इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड भी कुछ पूछा जा सकता है, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, लिखो तुम कुछ मत, स्क्रीनशॉट ले लो, सीधी सी बात है, क्या ही लिखोगे इसमें। पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग, आपकी बुक के हिसाब से करेक्ट मीनिंग पता कौन सी आपको बोली गई है? ये वाली,
बिकॉज मेरे भाई ये वाली आंसर इसका बिल्कुल ये गलत है। आप पवन सीरीज देखिए, पवन की गाइड देखिए, कुछ भी देखिए, सब में गलत है, ये नहीं होता है। एब्रीविएशन ये वाली स्पेलिंग सही है मेरे भाई, ये वाली, ठीक है। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षेप में लिखना, संक्षेप कर देना। जैसे अगर कहीं आपने लिखा है डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर को हम ऐसे DR करके डॉट लगा देते हैं, इसे बोलते हैं एब्रीविएशन, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। एब्रीविएशन का मतलब है किसी चीज़ को संक्षिप्त में लिखना, संक्षेप में लिखना, छोटा करके लिख देना। तो जैसे डॉक्टर को डॉक्टर लिख दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पंडित की जगह केवल PT लिख दिया, ठीक है। हमने किसी को लिखा, किसी का नाम है आकाश सिंह चौहान, तो हम लिख देते हैं AS चौहान, AS चौहान, ठीक। तो ये AS कर दिया, यानी किसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कर दें, द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ नेम या कुछ भी जो भी होता है थिंग का, उसका आप बोलोगे वो एब्रीविएशन होता है। किसी का भी शॉर्ट एंड नाम हो सकता है ना, इसलिए मैंने वो बताया कि चाहे थिंग्स हो, कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, शॉर्ट एंड फॉर्म जो होगी उसे हम एब्रीविएशन बोलेंगे। बोला जा रहा है कि राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सक्लामेशन। पहले नंबर पे ध्यान से सुनना, एक्सक्लामेशन शो करने के लिए पहली बात तो हमें ये वाला साइन चाहिए होता है। और एक्सक्लामेशन मेरे भाई एक्चुअल में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सेंटेंस जिनमें एक बहुत ज़्यादा फोर्स दिया जाए किसी चीज़ को बताने में, और बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्साइटेड दिखाया जाए। मतलब जैसे बहुत खुश हो, तुमने बोला भाई इतना खुश है कि अरे यार तुम कितने अच्छे इंसान हो, मतलब सो स्वीट, इस टाइप की चीज़ें, हुर्रे, अल्लाह, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो देखो यहाँ पे सुनना ध्यान से, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, ये कोई बात रही, मैं स्कूल जाऊँगा, ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना थी। दिस इज़ नॉट अ टेंस, ठीक है। लिखा है काजल इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, काजल एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये भी कोई मतलब इसने एक्साइटमेंट से थोड़ी ना बताया, आराम से बताया किसी ने। वेदर इज़ हॉट, मौसम गर्म है, ये क्या, लो बिल्कुल सरल चीज़ थी। हाउ स्वीट इज पायल, भाई पायल कितनी अच्छी है, अब कितनी अच्छी बता नहीं पा रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा वो अच्छी है, तो दिस इज एक्सक्लामेटरी साउंड, ठीक है, एक्सक्लामेशन हो जाएगा यहाँ पे। और मेरे भाई ये सेंटेंस एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। हाउ स्वीट, हाउ से स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे याद कर लो, लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड वाला हाउ अलग है, इसमें क्वेश्चन वर्ड की तरह हाउ नहीं यूज होना चाहिए। जिसका आंसर तुम नहीं दे पा रहे हो वो कितनी स्वीट है ना, मतलब ये एक तरीके से तुम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। देख रहे हो पायल पे कितना जोर दे रहा हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पे देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी कुछ याद रखिएगा, जैसे आपसे अलास बोला जा सकता है, अलास लिखा होगा, या फिर हुर्रे लिखा होगा, ठीक है मेरे भाई। और मेरे भाई क्या लिखा हो सकता है, आप बोलोगे भैया बहुत सारी चीज़ें हैं, सौरो वरो होता है, दुख भी होते हैं, ओह ऐसे लिखा होता है कि ओह यू फेल्ड इन 3 नंबर्स या फेल्ड बाई 2 नंबर्स, ऐसे ये सारी चीज़ें, ठीक है। दुख दिखाया कोई बहुत ज़्यादा कोई खुशी दिखाए, फूले नहीं समा रहा है, इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिबल वर्ड दिखाना, वो आते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी में। पूछा जा रहा है कि विच वर्ड यूज्ड इन डेफिनिट आर्टिकल्स। अब देखो आर्टिकल मेरे भाई जो डिटरमिन होते हैं दो तरीके के यहाँ पे हम लेते हैं, एक तो डेफिनिट, एक होते हैं डेफिनिट, और एक होते हैं इनडेफिनिट। अब डेफिनिट वो है जो हमें किसी निश्चित चीज़ के बारे में बताते हैं, और इनडेफिनिट वो है जो किसी के बारे में भी बताते हैं, कोई फिक्स नहीं है इनका, ठीक है। आप बोलोगे भैया देखो डेफिनिट में हमारा आता है द, और इनडेफिनिट में हमारे दो आएंगे, एक तो ए और एक एन, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आपसे यहाँ पे डेफिनेट पूछा गया था, तो दिस इज द, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें बेटे भाई, ठीक है। आगे जरा देखना, यहाँ पे पूछा जा रहा है अ शॉर्ट स्टोरी इज अ वर्क ऑफ, एक छोटी सी स्टोरी किस तरीके से वर्क करती है। आप बोलोगे भैया अगर कोई छोटी सी स्टोरी आपको सुनाई जाती है तो हमेशा याद रखना वो स्टोरी या तो इमेजिनरी स्टोरी बताई जाती है या काल्पनिक साहित्य बताया जाता है। तो फिक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक साहित्य, काल्पनिक साहित्य। दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरी, जो कि पूरी की पूरी मेरे भाई बेस्ड ऑन इमेजिनरी, इमेजिनेटिव होती है। ये कैसी होती है आप बोलोगे, ये इमेजिनेटिव नैरेटिव्स होते हैं सारे, तो इनको आपको याद रखना है। पूछा जाए कि इमेजिनरी नैरेटिव किस में यूज होते हैं, देन फिक्शन, और जो शॉर्टेस्ट स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी ऑफ वर्क ऑफ, ये भी मेरे भाई फिक्शन होती है, ठीक है। इन बातों को तुम्हें याद रखना है बहुत सिंपल तरीके से। आगे देखो, फिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल्पनिक साहित्य, यानी कुछ ऐसी कहानी नहीं घर में सुनाया जाता है कि एक राजा था, एक ये था, आखिरी में एक बढ़िया उसका एंड हो जाएगा, इस टाइप की चीज़ें जो थी। आगे बोला जा रहा है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के, ध्यान से सुनना। नाउन वाला पूछ सकता है, और आपसे याद रखो नाउन पूछ देगा और कुछ फिक्स पूछेगा, जैसे प्रोनाउन है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया, बस ये दिया गया कि पूछा जा सकता है, पर नहीं पूछेगा। इसका रीजन क्यों है बताऊंगा। दूसरे नंबर पे एडजेक्टिव नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में वो सारे टाइप दिए ही नहीं गए हैं, तो आप क्या बता दोगे। पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, आपको पता है नाउन कितने तरीके के होते हैं, आप यहाँ पे 5 लगा दोगे। अब पता है अगर तुम अपनी बुक में पढ़ोगे, पवन वालों को ये नहीं पता कि हमें क्या बताना है। भाई सबसे गंदी आदत इनकी, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि काउंटेबल एक नाउन है
अनकाउंटेबल एक नाउन है, उसके बाद पांचों के पांचों नाम बता देंगे जो हमारे होते हैं, एक अपना जो है क्या प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो तुम्हें लगेगा 7 हो गए, कितने हो गए 7? ऐसा नहीं है मेरे भाई, देखना नाउन 5 तरीके के हैं। अब कौन कौन से हैं 5? एक तो हो गया मेरे भाई प्रॉपर, एक हो गया कॉमन, ठीक है। अब एक मेरे भाई हो गया यहाँ पे कौन सा, हम लोग ले लेते हैं मान लो जो है कलेक्टिव, कलेक्टिव ले लो। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कौन सा, मटेरियल, और एक ले लेते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दो ऐसे नाउन हैं जो हम अनकाउंटेबल में रखते हैं, और ये ऊपर के 3 जो है इनको हम काय में रखते हैं, काउंटेबल में। मतलब जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आएंगे, और जिनको नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल में आएंगे। अब आप सोच रहे हो भैया ऐसे कैसे, मटेरियल वाले में तो गिन लेंगे। हमने कहा जरा गिन के बताओ कि जो है 50 ग्राम सोना, 50 ग्राम गोल्ड। अब गिनो जरा इसमें कितने गोल्ड हैं, नहीं गिन पाओगे ना, बिकॉज वो हम उसको मेजर कर सकते, उसे तौल सकते हैं, ठीक है, उसका क्वांटिटी बता सकते हैं, नंबर ऑफ क्वालिटी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आप जब पढ़ते हैं तो उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उसकी बता सकते हैं, और उसका हम नंबर नहीं बता सकते, तो वो अनकाउंटेबल है, उसे काउंट नहीं किया जा सकता है, तौला जा सकता है। तो ये 5 तरीके की है, 1 2 3 4 और ये हमारा 5। बात समझ में आ गई, बढ़िया तरीके से बोलोगे हाँ। अब देखना अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, पहली बात तो ये है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है, आप एक बात याद रखना, वैसे तो मेरे भाई प्रोनाउन होते हैं टोटल 8 तरीके के, ठीक है। मैं पूरे 8 के नाम आपको बता सकता हूँ कि मेरे भाई पर्सनल प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, इंडेफिनिट होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, रेसिप्रोकल होता है, रिलेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 हो गए, ठीक है ये। लेकिन आपके सिलेबस, अब देखो जरा इसमें देख लो, कोई 8 है क्या, नहीं है, तो आप याद रखना आपको यहाँ पे मैक्सिमम नंबर पे क्लिक मारना है, मैक्सिमम नंबर जो आपको सही भी उसने बोल के दिया है कि 5 वाला ही सही है अकॉर्डिंग टू उनके भी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो पूछा जाए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, मैक्सिमम मारो 7। आपके में कितने दिए गए हैं, वैसे होते हैं 9 टाइप। आपको कक्षा 6 तक 5 तक के पढ़ाए जाते हैं केवल 6 टाइप, लेकिन कभी कभी आपको यहाँ पे 7 टाइप भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन याद रखना कि हमें इसमें मैक्सिमम वाला 7 मार देना है। आगे जरा बढ़ जाते हैं, आगे पूछ रहा है आपसे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने तरीके की होती है। देखो यह वर्ब मेरे भाई 4 तरीके की, कौन कौन सी होती है, किसी को पता है क्या? आप बोलोगे भैया हमने पढ़ा, एक तो होती है ट्रांसिटिव, एक होती है इंट्रांसिटिव, एक होती है लिंकिंग वर्ब, और एक मेरे भाई यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। इसका नाम बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, पर आप जब इसको देखोगे, स्टेटिव वर्ब एक ऐसी स्टेटिव वर्ब मतलब वर्ब ऐसी होती है जो अपनी स्टेट में ही रहती है, मतलब उसका अपना कुछ स्थिति परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। कुछ फीलिंग्स उसमें आ जाती हैं, आप देखिएगा इसके बारे में जब आप डिटेल्ड पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी। बट यहाँ पे जो पूछा गया उतने से मतलब रखो। भी पूछा गया कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने तरीके के हैं, कुछ लगाएंगे। देखो भैया एक तो दा होता है, एक एन होता है, एक ये होता है, 3 होते हैं भैया। अरे नहीं मेरे भाई, अभी बताया मैंने तुम्हें, आर्टिकल 2 तरीके के हैं, एक डेफिनिट है और एक इनडेफिनिट है। और डेफिनिट के अंदर दा है और इनडेफिनिट के अंदर मेरे भाई ए और एन है। कोई समस्या किसी भाई को 1% की भी समस्या नहीं होगी इंग्लिश में, जितना मैं बता रहा हूँ। मैं एमसीक्यू तुम लिखे तो ले लो, इस क्लास से ही फंसेंगे, ठीक है ना, इस क्लास से ही फंसेंगे। और जिस तरीके से तुम लोग पढ़ रहे हो ना, कहीं जा जाके मैं देख रहा हूँ अच्छी तरीके से, 10 वीडियो के चक्कर में जो 1 घंटा पूरा दे देते हो ना भाई, खुद से सोचो पेपर आ रहे हैं, तुम्हें जल्दी कोई चीज़ें करनी है तो जल्दी वाली क्लासें ढूंढो जो 4 घंटे 3 घंटे में पूरा हो जाए, 1-2 घंटे में पूरा हो जाए, बस उसे देख लो, काम तो खत्म हो जाएगा। रोज आ रही है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, लड़के हैं भाई, देखेंगे क्या ही करोगे तुम। पूछा जा रहा है कि प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट द प्रोनाउंस वर्ड्स। अब देखो वर्ड को करेक्टली भी करना चाहिए, क्लियरली भी प्रोनाउंस करना चाहिए, फ्लोली भी करना चाहिए, यानी ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। किसी का उच्चारण करते हैं तो एकदम साफ करें ना, जैसे बोलना है हमें कुछ भी मान लो बोलना है, कन्वर्सेशन बोलना है तो कन्वर्सेशन बोलेंगे ऐसा, तो कन वर से, तो फ्लो मेरा खत्म हो गया तो भी खराब हो गया। आप बोलते क्लियर ना बोलें, कन्वर्सेशन करते चले जाएं, तो यानी कन्वर्सेशन नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, तो उसको क्लियर भी होना चाहिए और करेक्ट भी होना चाहिए। आप कन्वर्जेशन बोलोगे सारी गलत हो जाएंगे। तो एक जो रियल है वो भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए, फ्लो भी होना चाहिए, तो ऑल ऑफ देम। आगे जरा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। मेरे भाई साइंस ऑफ साउंड किसे बोला जाता है, मतलब साउंड की
विज्ञान किसे बोला जाता है? आप बोलोगे उसे बोलते हैं फोनेटिक्स को। किसे बोलते हैं भैया? आप बोलोगे फोनेटिक्स को। फोनेटिक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? किसी भाई को नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं ध्वन्यात्मिकी। जिस तरीके आपकी भौतिकी होती है, भौतिक शास्त्र के विज्ञान, इसी तरीके होती है ध्वन्यात्मिकी, ध्वनिकी विज्ञान, ध्वनिकी विज्ञान की शाखा है, इसे बोलते हैं फोनेटिक्स। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाएं। आगे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पजेसिव केस। ध्यान से सुनना, पजेसिव केस का मतलब होता है जिस पर तुम अपना अधिकार दिखा पा रहे हो, अधिकार लगे तुम्हें बोलने में। अब जैसे देखना, मैं तुमसे बोल के दिखाता हूँ। मैंने कहा मैं कल्याणपुर जा रहा हूँ, मैं आई, ये तो पजेसिव नहीं, तो सब्जेक्टिव केस हुआ ना, ये तो एक सब्जेक्टिव केस हो गया भैया, ये तो एक सब्जेक्टिव केस हुआ। मैंने कहा कि तुम मुझे पीटते हो, मुझे का मतलब मी, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया कि नहीं हो गया? ऑब्जेक्टिव। अब जिनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता, एक बार मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, सुनना। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है, ठीक है? ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा, सब्जेक्ट जो काम कर रहा। मैं तुम्हें पीटता हूं या मैं उसे पीटता हूं, तो आई बीट हिम। ठीक है, तो आई बीट हिम मैंने किया। अब देखो ये हिम क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट। पीटा कौन जा रहा? किस पे पिटाई की काम हो रहा है? हिम पे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। पीट कौन रहा है? आई, यानी ये हो गया सब्जेक्ट। इसे बोलते हैं मेरे भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस। तो सब्जेक्ट तुम्हें समझ में आ गया क्या हो गया, ऑब्जेक्ट तुम्हें समझ में आ गया। अब अगर तुमने हिंदी में देखो तो तुम खुद ही समझ जाओगे। आई मतलब मैं, यानी कोई काम करूंगा तो मैं ही करूंगा। मैं यानी मेरे भाई मैं कौन हो जाऊंगा हमेशा? आई कौन रहेगा? सब्जेक्ट। मैंने कहा भैया वो मेरा पेन है, मैं अपना पेन पे अधिकार दिखा रहा हूँ, मतलब वो मेरा पेन है ना, उसे कोई नहीं छू सकता। ठीक है, सपना तुमसे मेरी वो वाला सिस्टम है उसका, मतलब उसे फिर कोई और टच नहीं कर सकता, वो वाला सेंस चलेगा। तो जब मैंने किसी चीज़ को माई के सेंस में बोला है, मेरा है, अधिकार है मेरा उस पर, देन मैं पजेसिव केस की बात करूंगा। अगर मैंने कहा कि तुमने मुझे कैसे मारा, मतलब तुमने मारा है, तुमने काम किया, और काम हो किस पे रहा है? मुझे। पीटा कौन जा रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया हूँ यहाँ पे? मैं ऑब्जेक्टिव केस हो जाऊंगा। तो तुम्हें सारे केस पता चल गए। सब्जेक्टिव आई हो गया, मी यानी मुझे, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। यू, यू का मतलब भाई तुम देखना, यू आर अ गुड बॉय, आई बीट यू, तो यू एक सब्जेक्टिव केस की तरह भी यू ही रहता है, और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है। माइन भैया मतलब मेरा, वो सिर्फ मुझे चाहिए, मेरा है, मेरे पास रहेगा, सब मेरा के सेंस में। माइन मतलब सिर्फ मेरा, तो यानी इसमें अधिकार दिखा रहा है ना, तो माइन क्या हो जाएगा? बोलोगे भैया माइन हो जाएगा एक पजेसिव केस। यू का पजेसिव केस अगर पूछा जाए तो बोलोगे भैया योर हो जाएगा। और मी का पजेसिव केस भैया बोला जाए तो माई हो जाएगा। वी का अगर पजेसिव केस बोला जाए तो अवर हो जाएगा। दे का पजेसिव केस बोला जाए तो देर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पजेसिव केस हैं। बाकी आप चाहना तो मैं सारा पूरा जो ग्रामर का एक क्लास अगर आप चाहते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बस इतना लिखना, हैशटैग ग्रामर। क्या लिखोगे आप? लिखोगे हैशटैग ग्रामर। मैं पूरी की पूरी ग्रामर एक ही क्लास में, मुश्किल से मेरे भाई 1 घंटे का समय देना, 1 घंटे में पूरी ग्रामर बता दूंगा, नाउन से लेकर के पार्ट ऑफ स्पीच से लेकर नरेशन तक की शॉर्टेस्ट तरीके से सारी चीज़ें बता दूंगा। आगे जरा बढ़ते हैं मेरे भाई। पूछा जा रहा है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड। अब देखो ये क्या लिखा है, स्कूल लोग पढ़ेंगे जी नेट, नहीं भैया नेट लिखा है, ये क्या लिखा है? नेट। यहाँ पे जी साइलेंट है, यहाँ पे जी साइलेंट है। अब सुनना ध्यान से, ये तो पूछ लिया गया, और क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है नेव, GNAW। आपसे पूछा जा सकता है नेस, GNASH। ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं आगे एग्जाम्स में, याद रखें। यहाँ जी क्या है? साइलेंट है। आपसे और क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है भैया जैसे कैंपेन होता है, कैंपेन, देख रहे हो स्पेलिंग, CAMPAIGN, पर यहाँ पे बोल रहे हैं कैंपेन, जी को कहीं नहीं बोलते हैं। आगे अगर हम लोग मेरे भाई बात करें तो आप डिज़ाइन बोलते हो ना, डिज़ाइन, तो देखो डिज़ाइन में DESI, डिज़ाइन, और न डिज़ाइन, जी तो बोलता नहीं कोई बीच में, गा का साउंड तो बीच में आता नहीं है, तो यहाँ पे भी ये साइलेंट रहता है, यहाँ पे ये साइलेंट रहता है, यहाँ पे मेरे भाई जी और जी साइलेंट है। एन से पहले जी आ रहा है तो साइलेंट होता है, इस बात को हल्का से याद रखना कि जी बिफोर एन आएगा तो मेरे भाई जी जो है वो साइलेंट रहेगा। जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो परेशानी वाली बात कोई नहीं है। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे देखो क्या बोला गया आपसे बोला जा रहा है कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? एक तो हमें उसमें सेंटेंस का पैटर्न पता होना चाहिए कि कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे वर्ब आएगी, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगी, और ये हमारा वर्ड पैटर्न पे रिलेट होता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा। तो ये दोनों बातें सही हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही मेरे भाई सही हैं।
किसी भाई को कोई दिक्कत, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या थी, सिचुएशनल अप्रोच क्या थी, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या थी। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन एक आया था ना, सिचुएशनल मैंने आपको दो तरीके से बताया, एक तो रियल लाइफ से संबंधित और एक आर्टिफिशियल लाइफ से संबंधित। चलो आगे तरफ सुनना मेरे भाई। पूछा गया कि फ्राइडे इज द खालिस्तान डे ऑफ द वीक। यहाँ पूछा गया है कि फ्राइडे कौन सा वीक का दिन होता है, पांचवा होता है, फिफ्थ होता है, ठीक है। फ्राइडे पांचवा दिन तो है अकॉर्डिंग टू ISO 8601 आई थिंक। किसके अकॉर्डिंग ये बात होती है, जो कि वेस्टर्न में हमेशा यही वाला काउंटेबल चलता है सब में। आगे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, हो चुका है CJ डॉटसन, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले, ये बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पजेसिव केस। अब इसमें से मुझे कोई आंसर बताने वाला है क्या। आई भैया क्या है, आई मतलब मैं, सब्जेक्टिव केस है भैया, ये तो आपने बताया अभी। ये भैया अगर बात करो आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, या मेरे भाई पजेसिव केस अगर इसका एक और देखा जाए तो माइन भी हो जाएगा। अब भैया देखो होम, होम नहीं, होम कहाँ भैया, होम भी तो एक सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आ जाएगा भैया। हु जो होम कहाँ सब्जेक्टिव, होम तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ये काम किया गया बाई होम, ऑब्जेक्टिव केस है। किसके द्वारा, वो किसके द्वारा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। हु जो है ये आपका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, मतलब हु इज द किलर ठीक है। तो इसमें एक तरीके से वो व्यक्ति जो करता है, जो गायब है अभी, उसको हम जानना चाहते हैं, तो ये करता है यानी सब्जेक्ट के लिए आएगा। जो हुज है, हुज मेरे भाई यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है। ये एक आपका पजेसिव केस हो जाएगा। हुज साइकिल इज दिस, ये साइकिल किसकी है, इस पे किसका अधिकार है, तो हम बोलते हैं हुज। याद रहेगा भैया, पजेसिव केस आप समझ गए। पजेसिव केस जिसमें अधिकार तुम्हें पता चले पढ़ने से, सब्जेक्टिव केस जो काम को करने वाला है, ऑब्जेक्टिव केस जिस पे काम हो रहा है, सिंपल सी बात, ठीक। आगे आपसे पूछा गया है कि विच लेटर आर साइलेंट इन द वर्ड विसल। ये लिखा है विसल, विसल, ना तो वी बोला जा रहा विसल है और ना ही टी बोला जा रहा कि विस्टले है। तो एच और टी ये दोनों ही मेरे भाई साइलेंट हैं, एच और टी ये दोनों ही साइलेंट है। ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से एकदम इसका सही हो जाएगा, एच एंड टी बोथ आर साइलेंट वर्ड्स। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता सकता है, कोई समस्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बता सकता है, हैं। आप बोलोगे भैया जैसे और एक वर्ड आप लोगों ने देखा होगा, शायद सभी ने देखा होगा, एक वर्ड होता है हसल। हसल में भी हम टी को नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से तुमने क्या सीखा, तुमने सीखा व्हेन टी कम्स बिफोर एल देन टी कांट बी प्रोनाउंसिएट, यानी इसको हम नहीं उच्चारण करते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। जब भी एल से पहले टी आएगा इसको हम क्या बोलेंगे कि ये साइलेंट है मैक्सिमम टाइम, ठीक है, मैक्सिमम टाइम में। और अच्छा एक बात बताना, अगर टी से पहले एल आता है तो एल को नहीं बोलते हैं, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं है। साल्ट बोलते हो कि नहीं बोलते हो, अरे यार साल्ट बोला कि नहीं बोला, बोलोगे हाँ भैया। लेकिन भैया कुछ तो ऐसा है, अगर के से पहले एल आता है तो शायद एल को नहीं बोलते हैं, बोलोगे हाँ भैया। जरा याद करो ये क्या होता है, टाल्क नहीं, टॉक टू मी, टाक होता है, ठीक है। चलो तो ये बातें आपको याद रखनी, हसल मैंने आपको बता दिया, और इस तरीके का और भी सारे वर्ड हैं जो आप चाहो तो करके देख लेना, ठीक है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा एक एडजेक्टिव है। चूज मतलब किसी चीज़ को हमने चुन लिया, मैंने तुमको चुन लिया है, तुम्हें मुझको चुनो ना, हटाओ छोड़ो ये। उसने तुमसे जो पूछा सिर्फ इतना देखो, एडजेक्टिव पूछा है। एडजेक्टिव मेरे भाई अगर देखा जाए तो चूज का एडजेक्टिव केस जो होता है वो एक्चुअल में मेरे भाई होता है चॉइस। क्या होता है, चॉइस होता है, ठीक है। पैंडेमिक बीमारी नहीं बननी है तुम्हें, ट्रमेंडियस भी होता है, ठीक है, चॉइस होता है, देखना जरा। लेकिन यहाँ पे हमें चॉइस तो दिया नहीं है, हम यहाँ पे कौन सा देखेंगे, हमें चूज ही दिया गया है। चूज ही का अर्थ भी मेरे भाई चॉइस के अर्थ में ही आ जाएगा, ठीक है। तो चूजी एक एडजेक्टिव हो जाएगा। चूजली मेरे भाई क्या है, ये एक एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। चूजर कौन है, ये चूजर तो एक तरीके से सब्जेक्ट हो जाएगा, जो चुनने वाला व्यक्ति है चूजर, चूज मतलब चुनना, ये एक वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म भी तुम्हें पता है, थर्ड फॉर्म भी तुम्हें पता है, ठीक है। तो याद रखना, चॉइस पूछा जाता तब भी एक एडजेक्टिव होता, चूज ही पूछा गया है तब भी एक एडजेक्टिव है, और अगर इसी का अलग मिलता जुलता पूछा जाए तो ट्रमेंडियस भी इसी को बोला जाता है। अगर हो सकता है ऐसे दे दे तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि वो एक सिनोनिम्स टाइप का दे रहा है। पूछा जाए कि फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा सही है। मंडे में ओ लगता है यहाँ पे, सैटरडे में यू लगता है,
ट्यूसडे में ई यहाँ पे होता है। ये देखो अब जरा देखना, इसको मैंने टिक किया पर इसको मैंने प्रोनाउंस नहीं किया है। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट है, कौन सा वर्ड साइलेंट है, भाई बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बस इसमें तो कुछ साइलेंट है नहीं, ये तो पूरा पूरा ऐसे तो पढ़ते हैं, वेडनेसडे कहाँ साइलेंट है भैया। इसकी जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो होता है वेंसडे। क्या होता है? वेंसडे। जो डी का साउंड है ना, जो आप लोग करते हो ये वेडनेस, ये वेडनेस में जो डी लगा रखा है ना तुमने, ये नहीं होता है। तो डी इज द साइलेंट इन वेंसडे, ठीक है। डी जो है वो एक साइलेंट वर्ड होता है। मैं आपको रिलेटेड सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ, परेशान मत हो। देखना जरा आगे आ जाओ। हाँ, एक चीज़ और देख लेना, जो हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं ना, आर्टिकल में आपको क्या समझना है। आर्टिकल में ए एन और द, चलो रहने दो, फिर अभी हम लोग वो क्लास करेंगे जब ग्रामर की, उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा ही, फिर फायदा क्या है टाइम करने का। बाइलिंगुअल मेथड इन्वेंटेड बाय C.J. डॉटसन, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको आप जितनी मैक्सिमम बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको याद हो गया होगा। हो गया ना याद? ठीक है ना। चलो अगर हम इसमें बात करें कि जैसे डॉक्टर वेस्ट के बारे में भी थोड़ा देख लो। डॉक्टर वेस्ट का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि न्यू मेथड इनके मेथड को बोला जाता है, ठीक है। और इनका मेथड कभी कभी पूछता है कि किस पे बेस्ड है, ठीक है, तो वो इंडक्टिव होता है। इनका मेथड कैसा है? इंडक्टिव है। इस बात को भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, इनके मेथड को और कैसे जाना जाता है? इंडक्टिव मेथड के नाम से, देखो दिया भी गया है, और न्यू मेथड के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। आगे बढ़ जाएं, बोलोगे हाँ भैया। आगे लिखा है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। लिखा है वी डिसाइडेड टू स्टे एट, होटल में रुकने की बात हो रही है। अब ये होटल एक स्पेसिफिक होटल बनाना है, क्योंकि जिसमें मैं रुका हूँ वो होटल कहाँ है? सेंटर ऑफ द टाउन, टाउन के बीच में, सेंटर केंद्र पे है। तो यानी इसका मतलब ये एक स्पेसिफिक होटल है, और किसी को भी हम स्पेसिफिक दिखाते हैं, डेफिनेट दिखाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम लगा देंगे द, यानी ये आर्टिकल नंबर सी मेरा इसका राइट हो जाएगा द। कोई समस्या किसी को? बात आ गई समझ में? आगे जरा बात करना। आगे अगर हम देखें कि चूज द करेक्ट वर्ब देखना है। बोला है कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल। ईच जब भी शब्द लग रहा है मेरे भाई, इसका मतलब यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब आएगी पहले नंबर पे, तो ये समझ गए। उसके मैंने देखा यहाँ पे पनिश्ड लिखा है सेकंड फॉर्म, यानी ये हम यहाँ पे पास्ट की यूज करेंगे वर्ब, ठीक है। तो हमने कहा पास्ट में यहाँ देखो कौन सी है, देखो ये तो इज मेरी प्रेजेंट की है, आर भी प्रेजेंट की, इन दोनों को तो पहले काट दो। अब सुनो, वर्ब मेरे भाई प्लूरल होती है, वॉज सिंगुलर होती है, सिंगुलर लगनी है और पास्ट की लगनी है, तो केवल एक है वॉज लगा दो और इसको भी हटा दो। बात समझ में आई? ऐसे एलिमिनेशन करके आप ऑप्शन को सही कर सकते हो। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा चॉइस द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। कुछ लोगों को यहाँ पे पता है, ये वाला बहुत लोग भाई साइन मार देते हैं, ER नहीं होता है लास्ट में, AR होता है, ग्रामर होता है, ठीक है। आगे आ जाओ। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड सीजे? अरे भाई बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, एक नंबर, मजा आ जाती है क्वेश्चन को देख के। लिखा है न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, नया मेथड भी हम डॉक्टर वेस्ट के मेथड को बोलते हैं, और इंडक्टिव मेथड भी इन्हीं के नाम देते हैं मेरे भाई, इनके मेथड को इंडक्टिव मेथड, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बातें मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन पूछ रहा है, इसका सही एक प्रिपोजिशन बताओ। आई केम खालिस्तान, यानी फिल इन द ब्लैंक बोल देते हैं, हिज रिक्वेस्ट, मैं आया उसकी रिक्वेस्ट पर। अब देखो यहाँ पे अपने एक शब्द आया रिक्वेस्ट पर, और पर को क्या बोलोगे? एट। बात खत्म हो गई। कहाँ है? ये है। आगे देखो लिखा चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही बिकेम, वो बना, बनेगा, या बना, क्या बना मेरे भाई? ग्रेट मैन, एक अच्छा आदमी। चलो अब ग्रेट मैन, अब देखो ए और एन दोनों लगा दें क्या? अब देखो यहाँ पे कुछ लोग ध्यान से सुनना, ए और एन दोनों कभी एक साथ ऐसा तो सिचुएशन है कि दोनों लग सकते हैं, ये तो कभी नहीं हो सकती। अब मैंने कहा कोई स्पेसिफिक ग्रेट मैन बनेगा, ये हम एक ही बनेगा ना वो आदमी, तो ये देखो दा भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ए और एन में से ही कोई एक लगेगा। अब सुनो, ए को हम कहाँ लगाते हैं और एन को हम कहाँ लगाते हैं? एन को हम तब लगाते हैं जब बाद में प्रोनाउंसिएशन होने वाला में वोवेल प्रोनाउंसिएशन आता है, और ए तब लगाते हैं जब जो प्रोनाउंसिएशन है इसके बाद वाले वर्ड का उसमें कॉन्सोनेंट आता है। तो कॉन्सोनेंट या फिर आपका बोला जाए जब प्रोनाउंसिएशन आएगा तो हम ए लगाएंगे, जब वोवेल प्रोनाउंसिएशन आएगा तो एन लगाएंगे। तो ग्रेट में तो जी आता है ना प्रोनाउंसिएशन में, जी कोई स्वर नहीं है, कोई वोवेल नहीं है, तो यहाँ पे ए लगा देंगे, ठीक है। अब बताओ जरा, यहाँ पे अगर लिखा है कि ये एक ईमानदार आदमी, ये ऑनेस्ट मैन, ठीक है, यहाँ पे ए लगेगा कि एन लगेगा? अब लोगों को क्या लग रहेगा, यहाँ पे मेरे भाई ये लिखा है हॉनेस्ट, यहाँ पे हा लिखा है, हा तो कोई स्वर नहीं होता, हा तो भैया कोई भी वोवेल का सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन गलत बोल लो भैया, हॉनेस्ट नहीं होता है, इट्स कॉल्ड ऑनेस्ट,
ये ऑनेस्ट होता है, और ये ओ आ गया मेरे भाई, तुम्हें पता है ए ई आई ओ यू ये सारे क्या होते हैं, वोवेल होते हैं। ऐसे साउंड देने वाले के आगे हम एन लगाते हैं तो एन ऑनेस्ट मैन होता है। ठीक है, ये बातें सारी तुम्हें याद रखनी है। मैंने कहा एक आर्टिकल दे दिया, यहाँ पे लिख दिया गया कि ओल्ड वुमेन, क्या लिख दिया गया, ओल्ड वुमेन। तो एक बूढ़ी औरत है यहाँ पे, और आप बोलोगे बूढ़ी औरत के पहले देखो ओल्ड लिखा है, तो ये पहले तो ओ दिखाई पड़ रहा है, और उसको बोलने में भी हम क्या लगाएंगे, ओल्ड। तो ये ओ आ गया, प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। बात आ गई समझ में। तो जब भी मेरा प्रोनाउंसिएशन मेरे भाई स्वर आता है, या फिर आप बोलोगे वोवेल आता है, तो उस जगह पे हम एन लगाते हैं, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट या व्यंजन आता है वहाँ पे हम ए लगाते हैं। तो यहाँ पे जरा बताओ, जी आ रहा है तो ग्रेट है, गा तो कोई भी नहीं मेरे भाई, स्वर होता है, इसलिए यहाँ पे ए लगा देंगे। पूछ रहा है कि विच मेथड इज मिड वे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड के बीच का मेथड कौन सा होता है, बाइलिंगुअल मेथड। मैंने आपको बताया, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, CJ डॉटसन। रट लो इनको, ठीक है। आगे जरा आ जाओ, लिखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको पता है TLM स्कूल में बनाए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। लिखा कि फिल द करेक्ट प्रिपोजिशन, करेक्ट प्रिपोजिशन बतानी है। तो वी गॉट इन डिफिकल्टीज नहीं, एट डिफिकल्टीज नहीं, ऑन डिफिकल्टीज नहीं, इन टू डिफिकल्टीज सही है, क्योंकि एक ईडम होती है मेरे भाई। ईडम क्या होती है, गेट इन टू डिफिकल्टीज, गेट इन टू डिफिकल्टीज। ठीक है, तो ये मेरे भाई आ जाएगी आपका इनटू आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि चैलेंजेस का सामना करना, क्या बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है उसको बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, फेस करना, बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करना, कठिनाइयों का सामना, इस तरीके का इसका अर्थ होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गेट इनटू डिफिकल्टीज। आगे जरा हम बात करते हैं, बोल रहा है कि व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, दो प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं। मैंने कहा पहले नंबर पे ध्यान रखना कि एक लैंग्वेज स्किल जो होती है उसके अंदर दो तरीके की स्किल हम पढ़ते हैं, एक तो होती है रिसेप्टिव, और एक होती है मेरे भाई प्रोडक्टिव। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं और जो प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं, इन दोनों के बारे में तो पता होना चाहिए। आपसे प्रोडक्टिव पूछा गया है तो प्रोडक्टिव केवल जान करके क्या कर लोगे, प्रोडक्टिव मेरे भाई कौन सी हो जाएगी, देखो लिसनिंग नहीं होती है, स्पीकिंग होती है और राइटिंग होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी एकदम सही हो गया कि स्पीकिंग और राइटिंग जो होती है वो प्रोडक्टिव होती है, स्पीकिंग और राइटिंग मतलब बोलना और लिखना। और इसका मेरे भाई क्या होता है, सुनना और पढ़ना। यानी आप बोलोगे ये हो जाएगी रीडिंग, रीडिंग ये ए है, ठीक है, यहाँ पे ये ए है मेरे भाई, रीडिंग हो गई और दूसरा लिसनिंग हो गई। ठीक है, लिसनिंग और रीडिंग आपकी रिसेप्टिव हो जाएंगी, और प्रोडक्टिव कौन कौन सी हो जाएंगी, स्पीकिंग और राइटिंग। बात समझ में आ गई, किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही है। आगे जरा सुनो, बोला है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड। हमने बताया आपको, देखो जरा कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में एक बात समझ लो। कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जिसके आखिरी में ER मिलेगा मैक्सिमम, और सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जिसके आखिरी में EST मिल जाता है। ठीक है, जैसे गुड होता है नॉर्मल, पॉजिटिव डिग्री एक गुड है। ठीक है, हमने कहा कंपैरेटिव बनाते हो तो गुड का क्या हो जाता है, बेटर, ER लग गया, और फिर इसका ये क्या हो जाता है, बोलोगे बेस्ट, EST लग गया। तो ER कंपैरेटिव में, EST सुपरलेटिव में, नॉर्मल आपका पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पे दिया गया रेडेस्ट, ये ऑप्शन नंबर ए ही दे दिया गया, एकदम सही है। देखो यहाँ पे मोस्ट और मोर लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं, मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं, लेकिन उसके बाद ये वाली फॉर्म नहीं लिखते हैं, उसके बाद हम पॉजिटिव डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट वो अलग चीज़ है। मतलब इंटेलिजेंट नहीं चेंज होता है, वो रेड नहीं चेंज होना चाहिए था, पर ये तो रेडेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये सुपरलेटिव का भी सुपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गलत हो गया। आगे देखो क्या बोला गया है, अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, ए लैंग्वेज को एक्वायर्ड मतलब सीखा जा सकता है किन किन तरीकों से, एक्सपोजर के द्वारा, मोटिवेशन द्वारा, रिपीटेशन द्वारा। आला पे वो हो जाएगा, रिपीट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, जो है एक्सपोजर भी करते हैं। ठीक है ना, आपसे बोला जाए कि व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, कौन कौन से दो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, फिर से पूछा गया स्पीकिंग और राइटिंग कहाँ है, ये है मेरे भाई, स्पीकिंग या राइटिंग मेरे भाई प्रोडक्टिव स्किल हो जाएंगी। लिसनिंग और रीडिंग पूछा जाए कौन से हो जाएंगे, बोलोगे ये हो जाएंगे रिसेप्टिव स्किल। किसी तरीके की मेरे भाई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही क्लास पूरी। बोला गया है कि द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी
सेकेंड लैंग्वेज को सीखने का एम ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मातृभाषा भूल जाओ, टू फॉरगेट द मदर टंग। ये किसी दूसरे भाषा को सीखने का मतलब ये नहीं कि अपनी मातृभाषा भुला दो आप। अपने मातृभाषा को भूलना उसका अर्थ नहीं होता है, उसका टारगेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसका लक्ष्य ये नहीं है कि आप उस लैंग्वेज को सीख रहे हो सेकंड लैंग्वेज को, तो शुड नॉट बी यू टू फॉरगेट द मदर टंग। अपनी मातृभाषा को ही आप भूल गए, मतलब इंग्लिश सीखे हिंदी ही भूल गए ऐसा वैसा होता नहीं है, ठीक है, हिंदी आती रहती है। बोल रहा है कि विच कंपोजिशंस प्रोवाइड्स स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग। कौन सी जो है कंपोजिशन वो फ्री थिंकिंग सिखाती है, तो फ्री कंपोजिशन ये हमें फ्री थिंकिंग सिखाती है, ठीक है। ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ याद रखिएगा। 4 तरीके की हैं, सारों आपको नाम दिए हैं, राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन और फ्री कंपोजिशन, ठीक है भैया। ये वाली क्या बुक में दी गई हैं कंपोजिशंस? बिल्कुल भैया दी गई हैं। देखो आपके बुक में नाम मिलता है, एक हमें नाम मिलता है नंबर 1 पे, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन एक्सरसाइज ऑफ कंपोजिशन, रिप्रोडक्शन एक्सरसाइज ऑफ कंपोजिशन, ये नाम है इसका, मजाक से हट के। दूसरा आपको कौन सा मिलता है? दूसरा बोलोगे भैया हमें एक मिलता है गाइडेड कंपोजिशन, ठीक है। तीसरी मेरे भाई हमें कौन सी मिलती है? तीसरी हमें मिलती है क्रिएटिव राइटिंग। क्या होता है इसका नाम? उसका नाम होता है क्रिएटिव राइटिंग। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्रिएटिव राइटिंग। इसी को मेरे भाई हम नाम दे देते हैं राइटिंग कंपोजिशन। और मेरे भाई चौथे नंबर पे जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री कंपोजिशन, ठीक है। तो ये 4 हैं, रिप्रोडक्शन एक्सरसाइज कंपोजिशन, दूसरा हो जाए गाइडेड कंपोजिशन, तीसरा हो जाए क्रिएटिव राइटिंग और चौथा होता है मेरे भाई फ्री कंपोजिशन। और क्रिएटिव राइटिंग जो होती है इसको हम बोलते हैं राइटिंग कंपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। माता की बात समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आगे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज। अगर हम किसी को पोएट्री टीचिंग कराते हैं तो क्या क्या उससे ऑब्जेक्टिव्स हैं? उसमें भैया कंप्रेहेंशन भी है, एन्जॉयमेंट भी होता है, 2 होते हैं तो फिर तीसरा होगा एप्रिसिएशन, तो होता ही है। तो ये ऑब्जेक्टिव टीचिंग का पोएट्री के मेथड हो गया। आपको बात समझ में आ गई पूरी की पूरी जो मैंने बताई? अब सुनना जरा ध्यान से। अगर आप लोग #ग्रामर लिखते हो कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि उस तरीके की क्लास पूरे यूट्यूब पे नहीं पड़ी होगी, मैं गारंटी इतनी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं 1 आवर में, मैक्सिमम 1 आवर में पूरी की पूरी ग्रामर पढ़ा दूंगा, पूरी ग्रामर। मैं कितनी स्पीड में पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, वो मेरी टेंशन है। कितना शॉर्ट तरीके से पढ़ाना है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ानी है, वो सारी मेरी प्रॉब्लम है, सारी मेरी हेडेक है, ठीक है। 1 घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा 20 मिनट, इतने में मैं करवा दूंगा भाई। तो आप सोचो 61 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए भाई। क्या आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्वेश्चन? क्या मैंने आपको क्वेश्चन के बारे में बताया नहीं? बताया ना। समय कितना हो? 50 मिनट हुआ है अभी। आप 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट में क्लास में देख रहे हो, क्वेश्चन कितने करते हैं? एक बार गिनना जरा। 10 क्वेश्चन नहीं करते हो तुम। बीच में अपनी बातें करने लगेंगे, अपने बारे में बताने लगेंगे कि मैं तो इतना बड़ा टीचर हूँ, मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, यहाँ गया वहाँ गया, PNPS मेरी शायद सीधी बात चल रही है। तो ये सारी बातें मुझे करनी नहीं, कोई फालतू किसमें लफाजी का समय तो है नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो आई होप आपको मज़ा आई होगी। तो क्लास को लाइक करना अपने भाई, मैं आपको ये मानता हूँ कि ये आपकी ही फैमिली है, अपनी ही फैमिली को आप सपोर्ट करेंगे। आप इस चैनल के एक सदस्य हैं, ठीक है ना। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप ऑलरेडी इस चैनल के एक सदस्य हैं। तो मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, अगर अच्छी लगती है क्लास, आपको लगती है कि सामने वाले ने मेहनत की है, क्वेश्चंस टाइप किए हैं, अगर कुछ एरर है तो वो भी बताइए कि वो गलत है तो गलत है, ठीक है। उसके साथ हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हाँ। लेकिन जो हमें उन्होंने मान के दिया है उनके अकॉर्डिंग जो सही है मैं वो भी बताता हूँ, ताकि पेपर में आए तो उनके अकॉर्डिंग वो सही माना जाएगा, आप वो टिक मार दो। बात समझ में आ गई? तो चलो फिर मिलते हैं अगली किसी नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।